रोल नंबर 21, रोल नंबर 22। अरे तू आज क्लास में कैसा आ गया? सर मैं लाया हूं इसको क्योंकि आज आप वो वाला चैप्टर कराओगे ना। नहीं, अभी उस चैप्टर के अंदर टाइम है, अभी नहीं होगा वो चैप्टर शुरू। अरे सर और कितना लेट कराओगे? कल ही प्री बोर्ड का एग्जाम है यार, अब तो करा दो वो चैप्टर। अबे तेरी आंखों का फ्यूज उड़ा पड़ा, सीख लेंगे वो वाला चैप्टर। सर देख नहीं सकता तो क्या हुआ, छुप कर मजे तो ले सकता हूँ। नहीं नहीं, फिर भी वो चैप्टर आज नहीं होगा। आज मंगलवार है और मैं मंगलवार को वो चैप्टर नहीं पढ़ाता। अरे सर आज तो बुधवार है। मतलब मेरे बेटे वो मार्कर नहीं लाया मैं आज, वो दूसरी मैडम लेके बैठी है मेरा मार्कर, तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आज, वरना पढ़ा देता मैं तुम्हें वो चैप्टर। कल 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 पढ़ेंगे बेटे, कल पढ़ेंगे। सर एक काले कलर का मार्कर और एक लाल पेन आपकी जेब में रखा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस पसंदीदा चैप्टर के लिए, जिसके लिए 10वीं क्लास का हर एक बच्चा, शायद तुम भी और मैं भी, बहुत वेट करते हैं कि कब वो वाला पर्टिकुलर चैप्टर आएगा जिसके अंदर हम वो ज्ञान सीखेंगे जो कि हम पहले से लेकर बैठे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने से पसंदीदा चैप्टर को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर यह जान लीजिए कि सिर्फ वही नहीं सीखना जो आप सीखना चाहते हो या फिर जो आपको ऑलरेडी आता है। इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत कुछ है सीखने लायक, जैसे कि ये सब। दोस्तों फिलहाल इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर, इस पार्ट 1 के अंदर हम वो सीखेंगे जो आप सीखना चाहते हो, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी के 2 पार्ट्स में और मिलाकर हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, प्रजनन। क्या है रिप्रोडक्शन? दोस्तों रिप्रोडक्शन ये एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज, अपनी संतानें पैदा करके अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है। इसी का नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन। अब दोस्तों रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, एक सेक्सुअल लैंगिक और एक असेक्सुअल अलैंगिक। इस पार्ट के अंदर हम वो पढ़ेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसके लिए संतान पैदा करने के लिए 2 इंडिविजुअल्स की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अब सीधा हम उस पार्ट पे मूव करें जो कि हम पढ़ना चाहते हैं कि भटूरा कैसे फूला जाता है। उससे पहले हम कुछ मेन टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर प्रजनन तंत्र। इसके बिना तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इसको। तो बच्चों कमेंट में बताओ क्या कहते हैं इसे। सर मैं बताऊंगा सर, इसे कहते हैं गोटे। इसको कहते हैं टेस्टिस, इसका हिंदी में नाम है वृषण। दोस्तों टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नर प्रजनन तंत्र का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2400 घंटे 12 महीने ऐसे ही झूले की तरह झूलते रहते हैं इस थैली के अंदर। अब इस थैली को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्क्रोटम। इसी के अंदर ये दोनों बेचारे ऐसे झूलते रहते हैं। अब ऐसा क्यों? इसे समझने से पहले हम इन दोनों बॉल्स का काम समझ लेते हैं। इसका सबसे पहला काम है मेल जर्म सेल, जिसको कहते हैं स्पर्म, उसको प्रोड्यूस करना। जी हां, स्पर्म, शुक्राणु, गाधा और चिपचिपा। जी। दूसरा इनका काम होता है मर्दों के अंदर एक बहुत ही स्पेशल हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, उनको रिलीज करना। टेस्टोस्टेरोन के क्या काम है? सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन प्यूबेरिटी के समय, यौन अवस्था के समय मर्दों के अंदर कुछ चेंजेस लाता है, जैसे कि शोल्डर्स का वाइड होना, कंधों का चौड़ा होना, आवाज में क्रैकिंग आना और अलग अलग जगहों पर बाल आना। आप बताइए कहां कहां बाल आते हैं दोस्तों? तो आइए अब मैं आपको बताऊं कि ये 2 कंचे जिनसे जिंदगी की शुरुआत होती है, ये इस स्क्रोटम के अंदर क्यों रहते हैं, इस थैली के अंदर क्यों रहते हैं। दोस्तों इन दोनों का सबसे अहम काम मैंने आपको बताया कि स्पर्म को प्रोड्यूस करना, जो कि मेल का जर्म सेल है, और शुक्राणु को बनाने के लिए हमारे शरीर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये दोनों इस स्क्रोटम के अंदर ऐसे ही लटके रहते हैं। अब अगला हमारा पार्ट है वॉस डिफरेंस। दोस्तों स्पर्म बनाया इन दोनों ने, अब वो स्पर्म बाहर भी आएगा। दोस्तों ये स्पर्म को बाहर लाने का काम एक नली, एक पाइप से होता है जिसका नाम है वॉस डिफरेंस। वॉस डिफरेंस आगे जाके 2 ग्लैंड से कनेक्टेड होती है, प्रोस्टेट, सेमिनल। ये दोनों अपना अपना हार्मोन स्पर्म के अंदर रिलीज करते हैं, यानी कि थूक देते हैं। अब दोस्तों इससे क्या होता है? तो सबसे पहले
इससे हमारा स्पर्म स्मूथ होता है, यानी कि जो पहले गाढ़ा और चिपचिपा था वो अब स्मूथ हो गया है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होगी। दूसरा, इससे स्पर्म के अंदर न्यूट्रिशंस ऐड होते हैं। अब जो लास्ट पार्ट हमें पढ़ना है मेल के अंदर वो है यूरेथ्रा। इसको कहते हैं मूत्र मार्ग। दोस्तों ये एक ऐसा पाइप है जिससे टॉयलेट भी आता है और जिससे स्पर्म भी बाहर आता है, यानी कि ये कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए और टॉयलेट के लिए। दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बिना कितनी ही गोंद निकाल लो बेटा, बच्चे फिर भी पैदा नहीं होंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन अंग। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरीज। दोस्तों जैसे कि एक मर्द के अंदर 2 टेस्टिकल्स होते हैं, एक फीमेल के अंदर भी 2 ओवरीज होती हैं। इन ओवरीज का काम क्या है? नंबर 1, एग को रिलीज करना जो कि फीमेल जर्म सेल है। नंबर 2, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल के हार्मोन्स है उनको रिलीज करना। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? नंबर 1, ये एग्स को रेगुलेट करते हैं। नंबर 2, ये फीमेल के अंदर प्यूबेरिटी के दौरान चेंजेस लाते हैं। सबसे पहला चेंज तो यानी कि इस दौरान ब्रेस्ट का साइज थोड़ा एनलार्ज होता है। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी चालू हो जाती है और निपल्स का कलर डार्क हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो हमें सबसे मेन पार्ट पढ़ना है वो है फलोपियन ट्यूब, जिसका एक और नाम होता है ओविडक्ट। जब हर महीने एक एग मैच्योर होता है तो वो मैच्योर एग इसी फलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और इसका एक और काम है फर्टिलाइजेशन के समय एग और स्पर्म इन दोनों के फ्यूजन के लिए एक जगह देना। दोस्तों अब अगला और जो सबसे मेन पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है वो है यूट्रस, जिसको कहते हैं गर्भाशय। दोस्तों ये वही पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस और बच्चा 9 महीने तक रहता है। अब इसके बाद हम उस पड़ाव पर आएंगे जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा वेट है। शर्म आ गई। दोस्तों इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। अब हर लड़की जब पैदा होती है तो वो अपने अंडकोश में, ओवरीज में हजारों एग्स लेकर पैदा होती है, लेकिन उस समय में वो इमैच्योर होते हैं और प्यूबेरिटी के बाद वो एग्स मैच्योर होना शुरू करते हैं। हर महीने दोनों में से किसी एक ओवरी में से एक एग रिलीज होकर फलोपियन ट्यूब में जाता है। अब जैसे ही ये एग फलोपियन ट्यूब में गया, इसके साथ साथ हमारा जो यूट्रस है, गर्भाशय, उसके अंदर एक थिक लाइनिंग प्रिपेयर होती है ताकि एम्ब्रियो को वहां पर प्लांट किया जा सके। अब एग बाहर आया, अब इंटीमेट के दौरान जब स्पर्म वजाइना में रिलीज होगा तो स्पर्म आएगा फलोपियन ट्यूब में, यहां पर एग है, यहां पर फलोपियन ट्यूब, उन दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, जिसके बाद हमारा एग मैच्योर होकर बन जाएगा जाइगोट। ये जाइगोट जाकर गर्भाशय की लाइनिंग में इंप्लांट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे स्लोली ये बनेगा एम्ब्रियो, फिर बनेगा फीटस, फिर 9 महीने बाद बनेगा बच्चा और फाइनली पैदा हो जाएगा। दोस्तों अब इस दौरान सबसे अहम बात तो यह है कि 9 महीने तक उस फीटस को नरिशमेंट कहां से मिलती है, उस बच्चे को खाना पीना कहां से मिलता है और उसका वेस्ट कहां जाता है। तो दोस्तों इसके लिए यूट्रस की वॉल में, गर्भाशय की वॉल्स में एक स्पेशल टिश्यू तैयार होता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। यही वो टिश्यू है जो 9 महीने तक फीटस को नरिशमेंट देता है प्लस उसका वेस्ट डिस्कार्ड करता है। अब थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे ये प्लेसेंटा क्या है। दोस्तों प्लेसेंटा बच्चे से एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड होती है जिसका नाम होता है एम्बिकल कॉर्ड। दोस्तों इस एम्बिकल कॉर्ड से मां और बच्चे के खून के जरिए एक्सचेंज होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, साथ ही साथ बच्चे का वेस्ट भी डिस्चार्ज होता है। यानी कि प्लेसेंटा के 2 काम है। नंबर 1 बच्चे को नरिशमेंट देना ग्लूकोज और ऑक्सीजन के थ्रू, दूसरा बच्चे के वेस्ट को डिस्चार्ज करना, और ये सब हो पाता है विली के थ्रू। तो देवियों और देवताओं अब करने वाले हैं मेंसुरेशन साइकिल। अब हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन साइकिल। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्यूबेरिटी के तुरंत बाद, यौन अवस्था के तुरंत बाद लड़की के दोनों ओवरीज में से एक एग बाहर आता है फलोपियन ट्यूब के अंदर, साथ ही साथ यूट्रस के अंदर एक थिक लाइनिंग प्रिपेयर होती है। अब दोस्तों क्या होगा अगर वो एग फर्टिलाइज ना हो, अगर उस एग को स्पर्म ना मिले? दोस्तों वो एग 2-3 दिन के बाद नीचे आ जाएगा और यूट्रस के अंदर जो थिक लाइनिंग प्रिपेयर हुई थी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है। अब वो थिक लाइनिंग क्या करेगी, ब्लड और म्यूकस के रूप में बाहर आ जाएगी और यह प्रोसेस चलता है 5 से 6 दिन तक। इसे कहा जाता है मेंसुरेशन साइकिल। अब एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर, कैसा दिखता है स्पर्म। दोस्तों स्पर्म, इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड,
माइटोकॉन्ड्रिया टेल, हेड, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है पेरेंट का। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तीसरा टेल, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद नहीं आई उसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिसको भी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं